रेक्टिफायर में 40% एफिशिएंसी होती है, जो कि काफी कम है। दूसरा, इसका रिपल फैक्टर कितना होता है? 1.21। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में एसी का अमाउंट डीसी से ज्यादा होता है, मीन्स 1.21 टाइम्स एसी होता है डीसी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर भी हाफ वेव रेक्टिफायर बहुत खराब है। मैंने कुछ डिसएडवांटेजेस बताए थे हाफ वेव रेक्टिफायर में। कौन कौन से डिसएडवांटेजेस होते हैं? रिपल फैक्टर बहुत कम होता है और वो एफिशिएंसी बहुत कम है इसकी। रिपल फैक्टर कम होता है, एफिशिएंसी सर कम है। तो हमने डिसएडवांटेजेस लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। सर आउटपुट वोल्टेज उसका लो होता है। आउटपुट वोल्टेज लो, तो आपको लो वोल्टेज तो चाहिए आउटपुट में, उसमें क्या प्रॉब्लम है? आउटपुट वोल्टेज तो लो चाहिए, इसलिए लो तो होगा ही आउटपुट वोल्टेज, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ बताया था मैंने इनके अलावा? पहला ये कि एफिशिएंसी ट्रांसफॉर्म कम है, यूटिलाइजेशन फैक्टर। दूसरा उसका रिपल फैक्टर बहुत ज्यादा है, और क्या प्रॉब्लम है? ट्रांसफॉर्म यूटिलाइजेशन फैक्टर। ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, ठीक है, कितना होता है? एक और प्रॉब्लम बताया था, एक और प्रॉब्लम होता है कोर सैचुरेशन। कोर सैचुरेशन का है, जो कि उसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड नहीं है ना। कोर सैचुरेशन क्योंकि इसकी सेकेंडरी बाइंडिंग में ओनली हाफ साइकिल में करंट फ्लो होता है और हाफ साइकिल में ऑफ रहता है। तो ये कोर सैचुरेशन का एक मेन प्रॉब्लम जो हाफ वेव रेक्टिफायर में होता है, इसको ओवरकम किया गया है फुल वेव रेक्टिफायर में। तो आज हम लोग जो रेक्टिफायर पढ़ने वाले हैं, इसमें कोर सैचुरेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो फुल वेव रेक्टिफायर में वो जो प्रॉब्लम था हमारा कोर सैचुरेशन का, वो प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, इसकी एफिशिएंसी उससे बेटर एक्सपेक्ट की जा रही है कि इसमें फुल वेव रेक्टिफाई होगा तो उससे बेटर एफिशिएंसी मिलना चाहिए, और ये उससे बेटर माना जाता है। तो बेटर होता है तो कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा आपको। तो उसमें सेक्रीफाइस क्या होता है वो हम देखेंगे। इसके डिटेल समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या सेक्रीफाइस होता है। ओके, फुल वेव रेक्टिफायर जो हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। मतलब इसमें 2 टाइप्स की इसकी जो जो है ना, 2 टाइप की दुकानें हैं। एक है उसके पास सेंटर टेप ट्रांसफार्मर रहता है, और दूसरा जो है रेक्टिफायर है उसमें एंड टेपिंग रहती है। मतलब क्या है इसका? मतलब है ये है, जो सेकेंडरी बाइंडिंग होता है ट्रांसफार्मर का, इसमें कनेक्शन कहाँ पर है? कनेक्शन अगर सिर्फ एंड पर है, यहाँ मतलब ये वाले एंड पे है और ये वाले एंड पे है, तो इसको एंड टेपिंग बोलते हैं। अगर इसी ट्रांसफार्मर में की सेकेंडरी बाइंडिंग में एक तीसरा कनेक्शन है जो कि बाइंडिंग के मिडिल पॉइंट पे, सेकेंडरी बाइंडिंग के मिडिल पॉइंट पे एक सेंटर टेप है, तो इस टाइप के ट्रांसफार्मर को सेंटर टेप बोलते हैं। तो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के साथ में एक अलग टाइप का रेक्टिफायर बनता है, और जो एंड टेपिंग टाइप का नॉर्मल ट्रांसफार्मर है उसमें एक अलग टाइप का रेक्टिफायर बनता है। ओके, तो ये जो सेंटर टेप टाइप का ट्रांसफार्मर बनता है, ये जो सेंटर टेप टाइप का ट्रांसफार्मर बनता है, ये है फुल वेव रेक्टिफायर। सो जनरली फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं, और एक फुल वेव रेक्टिफायर ही है, और जिसमें एंड टेपिंग यूज होती है। तो उसके लिए साथ में जो कनेक्शन होता है वो ब्रिज टाइप का होता है, इसलिए इसे ब्रिज रेक्टिफायर भी कहते हैं। मतलब ये एक ब्रिज 4 रेक्टिफायर डायोड होता है। लगते हैं ना सर इसमें? हाँ, ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड लगते हैं, और सेंटर टेपिंग वाले रेक्टिफायर में आपको यहाँ पे 2 डायोड्स लगते हैं। इसमें 2 डायोड्स लगेंगे, और ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड्स लगेंगे। और अभी हम जो पढ़ रहे थे हाफ वेव रेक्टिफायर, उसमें कितने डायोड लगे थे?
एक डायोड, और आउटपुट यहाँ पर रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, आपके पास 2 डायोड, कम से कम 2 डायोड लगेंगे, और बेटर अगर आप बनाओगे तो इसमें 4 डायोड लगेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर देखते हैं, ये आपको यहाँ पे एक फुल वेव रेक्टिफायर दिख रहा है। इसमें कौन से टाइप का टेपिंग है, एंड टेपिंग है कि सेंटर टेपिंग है? सेंट्रल टैपिंग। सेंटर टेपिंग। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मिडिल में एक कनेक्शन बना हुआ है, तो ये सेंटर टाइप का फुल वेव रेक्टिफायर है। नंबर ऑफ डायोड कितना है? 2 दो डायोड लगे हुए हैं, D1 एंड D2। ये यहाँ पे जो दिख रहा है वाइंडिंग, वो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है। यहाँ पे 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, जो कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से सप्लाई आती है, वो है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ पर है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से वोल्टेज डाउन होता है। डाउन होने के बाद ये 2 डायोड से वोल्टेज रेक्टिफाई होता है। रेक्टिफाई होने के बाद ये क्या है? लोड। ये यहाँ पर लगा हुआ है आपका लोड। ओके, तो लोड में कैसे सप्लाई होगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन सा डायोड ऑन होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में कौन सा डायोड ऑन होगा, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने VI ग्रेटर देन 0 का केस लिया हुआ है, जब वोल्टेज पॉजिटिव हाफ साइकिल में हो। मतलब आपको पता ही है कि ये साइनोसॉइडल इनपुट आ रहा है, तो इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगा, मीन्स पॉजिटिव साइड में ये अपर साइड जाएगा, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, नेगेटिव साइड में ये नीचे जाएगा। ठीक है, जो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में है, VI ग्रेटर देन 0 है, इनपुट वोल्टेज हायर है, प्लस ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस में क्या होगा कि D1 ऑन हो जाएगा। यहाँ पर चूंकि पॉजिटिव सप्लाई आएगी और इसके मिडिल पॉइंट पे इससे कम वैल्यू आएगी, नीचे और कम वैल्यू आएगी, है ना। अगर मैं यहाँ डबल प्लस लिख लूँ तो यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस, मतलब इससे हायर पोटेंशियल पे ये वाला पॉइंट होगा। जब इससे हायर पोटेंशियल पे होगा तो ये डायोड को ऑन कर सकता है, और डायोड ऑन हो जाएगा। करंट कैसे फ्लो होगा? इस डायरेक्शन में, डायोड के डायरेक्शन में फ्लो होगा, जिस डायरेक्शन में डायोड कनेक्टेड है, और यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, और यहाँ से इस रेसिस्टेंस से होते हुए करंट वापस जाएगा इस सेंटर टेपिंग में। ठीक है, यहाँ पे आप करंट के डायरेक्शन पे ध्यान दीजिए। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और जो वोल्टेज मेजर कर रहे हैं हम लोग VL, वोल्टेज अक्रॉस लोड, ये इस तरीके से मेजर किया जा रहा है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन ये है। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? नेगेटिव हाफ साइकिल में जो वेवफॉर्म है वो किस तरीके से आएगी, ये आप थोड़ा सोच के उस सर्किट में नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करके देखिए कि नेगेटिव हाफ साइकिल में कैसा वेवफॉर्म आएगा। ये मैंने अभी पॉजिटिव हाफ साइकिल का वेवफॉर्म बना दिया है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो जिस तरीके से इनपुट आ रहा है, देखिए यहाँ पे जिस तरीके से इनपुट आ रहा है वैसा ही यहाँ उसी डायरेक्शन में यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, जिस डायरेक्शन में इनपुट आ रहा था VM तक, तो मैंने उसी डायरेक्शन में इसको ड्रॉ कर लिया। अब दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल जब आता है तो आप यहाँ पे देखिए VI जब लेस देन 0 है, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो डायोड ऊपर वाला था, ये डायोड क्या है? ऑफ, और नीचे जो डायोड लगा हुआ है D2, ये डायोड होगा ऑन। यहाँ से करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो का डायरेक्शन डायोड के डायरेक्शन में होगा। और ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, इसलिए यहाँ पर लोअर वोल्टेज होगा, यहाँ अपर वोल्टेज होगा। ठीक है, और करंट जो है इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा, और रेजिस्टेंस से होकर जाएगा, फिर से ये सेंटर टैपिंग में जाके एंड होगा। तो इस करंट का डायरेक्शन जो होगा वो सेम रहेगा। आप देखिए जैसे डायरेक्शन में पहले आया था पिछले साइकिल में, उसी डायरेक्शन में अभी भी आपको करंट दिख रहा है। इसलिए आउटपुट वोल्टेज का डायरेक्शन सेम है पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी और नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? क्लियर है? यस सर। सर ओके, तो अब मैं इसका हाँ, वेवफॉर्म, यस सर इसमें एक बार ये बताइए हमारा मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें?
मतलब हमें क्या चाहिए, क्या आना चाहिए रिजल्ट? देखिए रिजल्ट आ क्या रहा है वो बता देता हूँ। देखो रिजल्ट कैसा आ रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल में। ये देखो रिजल्ट ये है, करंट इनपुट था इस तरीके का साइनोसॉइडल, ठीक है। और एक डायोड से, अगर एक डायोड को देखें तो पॉजिटिव सर हाफ ये तो मैं साइकिल समझ गया। मेरा मतलब था कि ये तो मैं समझ गया सर। मेरा मतलब था कि कैसे हमारा वैल्यू होना चाहिए, क्या आना चाहिए, नीड क्या है हमारी? आउटपुट वेवफॉर्म ऐसा आना इट्स चाहिए। ये फुल वेव रेक्टिफाइड वेवफॉर्म है ना। ये जो सबसे लास्ट में जो वेवफॉर्म बनाया हुआ है ये फुल वेव रेक्टिफाइड वेवफॉर्म है। ऐसा वेवफॉर्म आपको मिलेगा। एक डायोड क्या कर रहा है इसको, नहीं, मतलब इस सर हाफ वोल्टेज वेव कम आ जाना चाहिए जो हमारा इनपुट है, या ज्यादा आ जाना चाहिए उससे, जो इनपुट है हमारा उससे? अच्छा तो तुमने पहला क्लास अटेंड नहीं किया इसका मतलब। देखो मैंने पहले से बताया था कि जो इनपुट होता है हमारे घरों में वो 230 वोल्ट होता है। जो हमारे यस सर। लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो 5 वोल्ट 10 वोल्ट 15 वोल्ट पे काम करते हैं। हम उसके लिए पावर यस सप्लाई सर। बना रहे हैं। तो तुम कम करने वाला बनाओगे कि ज्यादा करने वाला बनाओगे? अच्छा, सही सही है सर, समझ गया। कम करने वाला बनाएंगे। और कुछ कम करने वाला बनाएंगे। तो ये ओके वोल्टेज सर। कम करने का काम रेक्टिफायर नहीं कर रहा है। वोल्टेज कम करने का काम आपका ट्रांसफार्मर ही कर देता है। ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट को 20 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद रेक्टिफायर का काम है कि एसी जो है उसको डीसी में बदलने का। तो एसी जो आपका ये यस सर। इनपुट एसी है, मतलब ये पॉजिटिव साइड भी जा रहा है नेगेटिव साइड भी जा रहा है, पॉजिटिव साइड भी जा रहा है नेगेटिव साइड जा रहा है। डीसी जो होता है वो यस सिर्फ सर। एक ही साइड में जाता है। तो ये वाला जो वेवफॉर्म दिख रहा है लास्ट में ये डीसी वेवफॉर्म है। इसका एवरेज वैल्यू है इसके यस मिडिल सर। में आएगा। तो एक इसका एवरेज जो है वो यस सर, बाकी सब पता है। हाँ। हाँ डीसी वैल्यू आएगी। और इसका ओके एवरेज सर। कुछ जीरो वैल्यू आएगी। तो एसी का एवरेज जीरो होता है, डीसी का एवरेज या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये इसका आउटपुट वेवफॉर्म आपको यहाँ पे मिल गया। आउटपुट वेवफॉर्म मिलने के बाद अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज जैसे मैं काफी डिटेल में प्रॉपर्टीज हाफ वेव रेक्टिफायर की बताई थी, वैसे ही हम डिटेल में प्रॉपर्टीज फुल वेव रेक्टिफायर की देखेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर की प्रॉपर्टीज अगर आपने बहुत अच्छे से समझ ली हैं तो फुल वेव रेक्टिफायर की प्रॉपर्टीज निकालने में बहुत आसानी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सबसे पहले सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज हम लोग देखेंगे। तो प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज अगर आपको पता है कि आपकी पावर सप्लाई कितने वोल्टेज की आ रही है और उनका वाइंडिंग रेशियो कितना है तो सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज निकाला जा सकता है। मैक्सिमम लोड करंट, सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज अगर आपको पता है, डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस पता है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस पता है और लोड रेजिस्टेंस पता है, तो एक सिंपल केवीएल की हेल्प से हम लोग मैक्सिमम लोड करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। मैक्सिमम लोड वोल्टेज, मैक्सिमम लोड वोल्टेज कैसे निकालते हैं कोई बताएगा? सिंपल है, आपको लोड करंट पता है, लोड का वैल्यू पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए लोड वोल्टेज निकल आएगा। है ना, बहुत सिंपल है। अगर आपको डीसी लोड करंट निकालना है, डीसी निकालने के लिए क्या करते हैं, उसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं। एवरेज वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाता है, इंटीग्रेशन किया जाता है। वन टाइम पीरियड में आप इंटीग्रेट कर दीजिए, आउटपुट जो आ रहा है उसको एवरेज लोड करंट आ जाएगी। लोड वोल्टेज, वोल्टेज अगर आपको करंट पता है उसको लोड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लोड वोल्टेज आ जाएगा। सिंपल है वोल्टेज निकालना। तो आरएमएस लोड करंट कैसे निकलती है, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। तो सबसे पहले हम जो क्वांटिटी है आउटपुट का जो लोड करंट है उसका स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने के बाद उसका मीन निकालना है। मीन निकालने का मतलब है उसका इंटीग्रेशन करना है वन टाइम पीरियड में। उसके बाद आपको क्या निकालना है, रूट, स्क्वायर रूट कर दीजिए जो भी आंसर आया है तो रूट मीन स्क्वायर आ जाएगा। रूट मीन स्क्वायर करंट जब आपको मिल गया है तो वोल्टेज निकालना बहुत आसान है, उसको लोड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरीके से आप आरएमएस लोड वोल्टेज निकाल लोगे। ये दोनों जो है लोड करंट लोड वोल्टेज साथ में है, ये भी लोड करंट और लोड वोल्टेज है। अब हम देखते हैं डीसी आउटपुट पावर। इसे आउटपुट पावर निकालना है डीसी वाली, तो डीसी वाली करंट आपको पता है, डीसी वाला वोल्टेज आपको पता है। करंट इंटू वोल्टेज इक्वल टू होता है पावर, तो आप पावर निकाल लोगे। एसी का भी करंट आपको पता है, वोल्टेज आपको पता है, पावर भी आपको निकाल ही लोगे। अब आपने आउटपुट के दोनों डीसी पावर और एसी पावर दोनों निकाल लिए, तो इनपुट के भी निकालोगे ना, तो आप इनपुट के भी निकाल लो। इनपुट का निकालने के लिए क्या किया जाता है कि टोटल पावर आ कितना रहा है,
मतलब टोटल पावर हमारे सर्किट में जितना यूज हो रहा है वो सारा पावर निकाल लेते हैं, तो उससे हमें टोटल डीसी इनपुट पावर निकल आती है। यही फंडा मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर में लगाया था, वही मैं फुल वेव रेक्टिफायर में लगाऊंगा। अगर आपने डीसी इनपुट पावर निकाली तो हम एसी इनपुट पावर भी निकाल लेंगे। डीसी इनपुट पावर में डीसी करंट कंसीडर करेंगे, एसी इनपुट पावर में एसी करंट कंसीडर करेंगे। और ये पावर का रेशियो इफिशियंसी होता है। रेक्टिफायर की इफिशियंसी क्या होती है, कोई बताएगा? रेक्टिफायर की इफिशियंसी क्या होती है? मतलब सर वो रेक्टिफायर आउटपुट पावर जितनी मिल रही है उसको आउटपुट इनपुट पावर पावर से डिवाइड कर देंगे। आउटपुट PDC upon पावर PAC। अपॉन इनपुट पावर। यस सर। नहीं, कोई एक पर्सन बताएगा। आपकी बार मैं नाम लेके बोलता हूँ, कौन बोलेगा? ये अनमोल वर्मा, अनमोल वर्मा नहीं है शायद। रोशन गुप्ता, साक्षी गुप्ता। यस सर, रोशन गुप्ता। पावर अपॉन इनपुट पावर। यस, रोशन। इनपुट पावर आप क्या अपॉन बोल- इनपुट पावर। आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, लेकिन आउटपुट में मेरे पास दो पावर हैं, एसी पावर और डीसी पावर। इनपुट में भी सर- दो पावर हैं, एसी पावर और डीसी पावर। किसका सर डीसी सर डीसी आउटपुट पावर सर। डीसी आउटपुट और इनपुट? सर इनपुट एसी। हाँ, तो आउटपुट लोगे आप न्यूमरेटर में, आउटपुट का डीसी डिवाइडेड बाई इनपुट का एसी, है एसी। ना? हम लोग एसी टू डीसी कन्वर्ट कर रहे हैं, तो रेक्टिफायर की एफिशिएंसी पता कैसे चलेगी? कितना एसी पावर को ये डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, वही उसकी एफिशिएंसी है। ठीक है, तो आउटपुट एसी, आउटपुट डीसी अपॉन इनपुट डीसी, इनपुट एसी। इस तरीके से हम रेक्टिफायर एफिशिएंसी निकाल लेंगे। फिर रिपल फैक्टर का भी फॉर्मूला है, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर भी निकल आता है ना? ट्रांसफार्मर में से कितना आउटपुट आ रहा है और ट्रांसफार्मर का पावर रेटिंग क्या है, दोनों का रेशियो निकालते हैं, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। पीक इनवर्स वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज, डायोड के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज कितना आता है, मतलब डायोड पर कितना मैक्सिमम लोड पड़ेगा, वो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है। ठीक है, तो पीक इनवर्स वोल्टेज यहाँ से आपको मिल जाएगा। पीक इनवर्स वोल्टेज के बाद वोल्टेज रेगुलेशन है। वोल्टेज रेगुलेशन नो लोड और फुल लोड कंडीशन में क्या वोल्टेज डिफरेंस आता है, वो वोल्टेज रेगुलेशन रिप्रेजेंट करता है। फिर अगला है आपके पास रिपल फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी और इनपुट फ्रीक्वेंसी में कितना वैल्यू चेंज होता है। इस आउटपुट का जो फ्रीक्वेंसी है और इनपुट का फ्रीक्वेंसी सेम है या अलग है, इस पर डिपेंड करता है। फिर है रिपल वोल्टेज एंड पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर। ये सिंपल फॉर्मूले हैं जो कि आसानी से कैलकुलेट किए जा सकते हैं।